जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। रिसेंटली आपने देखा कि कैबिनेट ने 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर दिया एंड एट प्रेजेंट अब टोटल हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं। आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1, क्या क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देने के लिए। नंबर 2, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रेगुलेट करती है। नंबर 3, क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का टैग लेने के बाद। एंड नंबर 4, हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल का टैग क्यों दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 5 लैंग्वेज, नंबर 1 मराठी, नंबर 2 पाली, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 आसमी, नंबर 5 बंगाली। इन 5 लैंग्वेजेस को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया है, स्टेटस दिया गया है एंड ये टोटल अब हो गई है हमारे पास 11। सबसे पहली अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेज की बात करूं तो तमिल हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज थी 2004 में, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। एंड उसके बाद 2014 में लेटेस्ट उड़िया थी, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। एंड इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अब आपके पास 5 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली। तो आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार आर्टिकल यहाँ पर पीआईबी पे आया गया था। नंबर 1 क्वेश्चन, कि क्यों किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस इसलिए दिया जाता है सो दैट उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा सके एंड जो वो रोल प्ले कर रही है लैंग्वेज एज अ गार्डियन ऑफ भारत रिच कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल डिक्लेयर किया जाता है। These languages have been essential in preserving and transmitting India's ancient knowledge system. इंडिया की जो भी ancient knowledge system है उसको preserve कर रही हैं, उसको further transmit कर रही हैं, उसकी philosophies, उसकी जो values हो रही हैं वो across the generation आगे यहाँ पर transmit की जा रही हैं through this classical languages. For example, तमिल अभी हम पढ़ेंगे, संस्कृत, ये सारी languages. Now, by recognizing these language as a classical, government acknowledge their deep-rooted antiquity, vast literary traditions, and their invaluable contribution to the cultural fabric of the nation. अब इन लैंग्वेजेस को क्लासिकल का टैग देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं जो भी इनके डीप रूटेड यहाँ पे एंटिक्विटीज हैं उसको एक्नॉलेज कर रही है, उनके ट्रेडिशंस को एक्नॉलेज कर रही है एंड उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कल्चरल फैब्रिक में उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्नॉलेज कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देने के बाद। This recognition highlights the significant cultural and linguistic contribution these languages have made to the India's heritage. तो यहाँ पे उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, वहां पर उनका रिच कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से वो ट्रांसमिट कर रही हैं यहाँ पे इंडिया की एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स को, उनकी डीप रूटेड एंटिक्विटी को एक्नॉलेज कर रही है गवर्नमेंट थ्रू द क्लासिकल टैग। नाउ, क्या क्राइटेरिया है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का हो, सीएपीएफ का हो, यहाँ पर इन एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। 4 आपके पास कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया हैं, जिसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देती है। नंबर 1 क्या है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज ये टॉपिक न्यूज में लगातार चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें पूछा जा सकता है। Number 1, high antiquity of its early text or recorded history over a period of 1500 to 2000 years. ठीक है, यहाँ पर इसकी एक जो हिस्ट्री है ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर, यहाँ पे अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री होगी। नंबर 2, a body of ancient literature or text which is considered a valuable heritage by generation of speaker, valuable heritage consider किया जाएगा इनकी सारे ancient literature और text को। नंबर 3, लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल, जो इनके लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो किसी और स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं होने चाहिए। नंबर 3। नंबर 4, जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न वन एंड देयर मे आल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स। ये 4 कंडीशंस आपके पास आती हैं जिसके बेस पर आप देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। जब आप आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 पढ़ते हैं माइनॉरिटीज के, तो आप 29 आर्टिकल में पढ़ते भी हैं कि हर एक को यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, कल्चर, इन सब को प्रिजर्व करने का यहाँ पर राइट है।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35, उसमें 29 और 30 पढ़िएगा आप, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज के यहाँ पर फंडामेंटल राइट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कि क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1 हमने पढ़ा कि कोई लैंग्वेज क्लासिकल क्यों कहलाई जा रही है, तो क्या रीजन है हमने पढ़ लिए, क्या क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया तमिल 12 अक्टूबर 2004, कोइंसिडेंटली आज 12 अक्टूबर ही है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2004 सबसे पहले गृह मंत्रालय यहाँ पे नोटिफाई करा तमिल को। आप देख रहे हैं कि पहली दो लैंग्वेजेस को गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया एंड उसके बाद कल्चर मिनिस्टर यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो तमिल के बाद नंबर 2 संस्कृत यहाँ पे आप कह रहे हैं 2005 में। 2008 में दो लैंग्वेजेस थी, तेलुगु और कन्नड़, इन दोनों को दिया गया यहाँ पे। उसके बाद 2013 में मलयालम को दिया गया एंड लेटेस्ट मैंने आपको बताया मार्च 1 2014 उड़िया को यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी एंड एट प्रेजेंट 5 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल हमारे पास हो गई हैं 11 क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ स्टेप्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज टेकन वेरियस स्टेप्स फॉर एडवांसिंग क्लासिकल लैंग्वेज। 2020 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। संस्कृत को प्रमोट करने के लिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करी गई। देन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी द सेंट्रल इंस्टीट्यूट रेदर ऑफ क्लासिकल तमिल was created to facilitate translating ancient Tamil text। तमिल टेक्स्ट को जो है एंशियंट तमिल टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करने के लिए एक नेशनल यहाँ पे नॉट नेशनल द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल क्रिएट किया गया। उसके बाद रिसर्च यहाँ को जिसमें प्रमोट करी गई एंड जिसमें वेरियस कोर्सेज प्रमोट करे गए स्टूडेंट्स के लिए और लैंग्वेज स्कॉलर्स के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे उठाए हैं टू प्रमोट क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसके अलावा further to enhance the study and preservation, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ के लिए यहाँ पे एक्सीलेंस स्टडी बनाया गया, तेलुगु के लिए बनाया गया, मलयालम के लिए बनाया गया, उड़िया के लिए बनाया गया अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन मैसूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन मैसूर के यहाँ अंडर आप देख रहे हैं कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए गए क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए सो दैट यहाँ पे जिन्होंने भी क्लासिकल लैंग्वेज की फील्ड में कुछ अचीवमेंट्स की हैं उनको यहाँ पे एनकरेज किया जाए और रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल अवार्ड्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी चेयर, नंबर 3 सेंटर डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग क्लासिकल लैंग्वेज, यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से संस्कृत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 3 यहाँ पर, उसके बाद एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए हैं सो दैट यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए जा सके उनके अचीवमेंट्स को जिन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज की फील्ड में काम किया है। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लैंग्वेज बीइंग डिक्लेयर्ड क्लासिकल। भाई कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल जब हो जाती है तो क्या इंपैक्ट यहाँ पर उस लैंग्वेज का होता है। अब कहीं ना कहीं क्वाइट ऑब्वियस है, ऐसी लैंग्वेज यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगी इन द एकेडमिक एंड द रिसर्च सेक्टर्स। एकेडमिक और रिसर्च सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन होगी। इसके अलावा द प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन इन लैंग्वेज विल जनरेट जॉब्स इन द एरिया सच एज आर्काइव्स। भाई आर्काइव्स होंगे ना प्रॉपर, यहाँ पे जैसे नेशनल म्यूजियम होता है कि पूरे प्रॉपर इन लैंग्वेजेस के आर्काइव्स होंगे, ट्रांसलेशन होगी, एक डिजिटल मीडिया होगी। दैट मींस कहीं ना कहीं लोगों के लिए जॉब्स क्रिएशन होगी। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज एज क्लासिकल इनकरेज स्कॉलर रिसर्च बढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन बढ़ेगा इसका। ठीक है, रिविटलाइज होंगे सारे के सारे एंशिएंट टेक्स्ट जो भी नॉलेज है जो कि इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इन लैंग्वेजेस का इंपैक्ट होगा पूरे सोसाइटी के ऊपर। तो इस पूरे टॉपिक में आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 आपको ये पता हो कि इनिशियली 2004 सबसे पहले तमिल आज ही का दिन था अक्टूबर 12, बट साल यहाँ पर 2004 था। उसके बाद लेटेस्ट वर्ड द उड़िया 2014 में एंड उसके बाद 5 और अब ऐड कर दी गई हैं एंड ये 11 हो गई हैं। पहली 2 गृह मंत्रालय नोटिफाई कर रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है। उसके बाद 4 क्राइटेरिया है, ये चारों क्राइटेरिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्यों लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज का टैग चाहती हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स,
इंटरनेशनल अवार्ड्स, एकेडमिक रिसर्च, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेज क्या हैं। बिकॉज आने वाली जनरेशन को रेदर बिल्कुल एक एक चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।